सर कहा जाता है कि अगर जीवन भर हमारे कोई साथ देता है तो वो हमारा दिल होता है, क्योंकि अगर हमारा दिल 2 मिनट भी बंद हो जाए, 2 मिनट के लिए भी अगर स्टॉप हो जाए तो शायद हमारा जीवन खत्म हो सकता है। जब से जन्म होता है इंसान का, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा दिल ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा धड़कते रहता है। सवाल उठती है कि ये दिल धड़कता क्यों। आपका क्या डूज और डोंट होता है, मतलब डेली लाइफ का? हम लोग का तो है भाई, बड़ा हैक्टिक शेड्यूल रहता है। पेशेंट देखना, नाइट में भी कोरोनरी केयर, शिशु देखना, शिशु संभालना। चेस्ट पेन होने से वो क्या क्या इंडिकेट कर सकता है कि उसको क्या क्या चीजें हो सकती है? हार्ट चलना बंद कर दिया, ब्लॉकेज है कि नहीं है। सबसे अच्छा आप एंजियोग्राफी करा कर देख लीजिए। इतना महंगा ये टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं लग रहा? नमस्कार, स्वागत है आपका द अम्बेश शो में। आज इस वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर विवेक सिन्हा सर, और आज हम इसमें दिल की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। जितने भी डिजीज होते हैं दिल के, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, चेस्ट पेन, एंजाइना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अक्सर हम लोग मोहब्बत में दिल का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन जो हेल्थ के मामले में जो है हम लोग दिल के बहुत ही कम ख्याल रखते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं। हम हमारे लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक करना है, ये हमें डॉक्टर विवेक सिन्हा सर बताएंगे। तो सर, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिन्हा हुआ। मैं लास्ट 20 ईयर से कार्डियोलॉजी का एक्टिव प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और कार्डियोलॉजी के एमआई या और भी जितने कार्डियोलॉजी से संबंधित बीमारियां हैं उनका इलाज कर रहा हूँ। आज अमरेश जी ने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया है। आज मैं आपको दिल की बीमारी से संबंधित क्या क्या उसका प्रिवेंशन करके कैसे बचा जाए, क्या क्या रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किया जाए, और अगर बीमारी हो जाए तो उसका कैसे इलाज करना है, उस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो थैंक यू अमरेश जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। जी सर, कहा जाता है कि अगर जीवन भर हमारे कोई साथ देता है तो वो हमारा दिल होता है, क्योंकि अगर हमारा दिल 2 मिनट भी बंद हो जाए, 2 मिनट के लिए भी अगर स्टॉप हो जाए तो शायद हमारा जीवन खत्म हो सकता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब से जन्म होता है इंसान का, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा दिल ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा धड़कते रहता है। अब है सवाल उठती है कि ये दिल धड़कता क्यों। ठीक है, तो दिल धड़कने के पीछे कारण क्या है कि इम्पल्स जनरेट होता है, और इम्पल्स कहाँ जनरेट होता है, तो एसए नोड में। जब एसए नोड में इम्पल्स जनरेट होता है, जिसके वजह से दिल का धड़कन होता है, और जिस दिन ये धड़कन एसए नोड जनरेट इम्पल्स जनरेशन बंद हो जाएगा, उस दिन दिल अपने आप धड़कना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये कुदरती चीज है, भगवान का दिया हुआ है। जी, तो सर जनरली जैसे देखते हैं, जो कार्डियक का कोई भी अगर इशू होता है तो वो चेस्ट पेन से स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है और वो मतलब कोई भी नॉर्मल काम अपना दिन का डेली का कर रहा है, और उसको थोड़ा बहुत या ज्यादा मतलब चेस्ट पेन फील हो रहा है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, कहीं पे भी वो हो सकता है, या लेफ्ट या राइट। तो मतलब चेस्ट पेन होने से वो क्या क्या इंडिकेट कर सकता है कि उसको क्या क्या चीजें हो सकती है बीमारी? देखिए, चेस्ट पेन जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है मस्कुलर ओरिजिन और एक होता है कार्डियक ओरिजिन। हर चेस्ट पेन हमारा कार्डियक नहीं होता है। ठीक है, तो मस्कुलर भी हो सकता है। मान लीजिए कि किसी कारण से आपको मसल्स का कोई मसल्स में इन्फ्लामेशन हो गया, या चोट लग गया है। ठीक है, सीने में चोट लग गया, रिब्स का पेन है, या कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है। तो बहुत सारा कारण है जिससे मस्कुलर पेन की वजह से भी आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड में दर्द महसूस होता है। लेकिन अगर कार्डियक पेन है तो ये रूल आउट करना बड़ा जरूरी है कि कार्डियक है कि नहीं है। उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास जिससे हम रूल आउट करेंगे। ठीक है, तो सर जैसे चेस्ट पेन हो रहा है तो वो हार्ट अटैक का सिम्टम्स हो सकता है चेस्ट पेन? बिल्कुल, है ना। एक हमारे यहाँ कहा जाता है, एनी चेस्ट पेन कैन बी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अनटिल और अनलेस प्रूवन अदरवाइज। कोई भी चेस्ट पेन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है। अब देखिए, सीने का दर्द है, बाएं साइड का दर्द है, हार्ट का दर्द होता है, उसका कुछ खास साइंस एंड सिम्टम्स होता है जिसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं ये हार्ट का ही दर्द है। जैसे कि चेस्ट पेन हो रहा है, साथ में स्वेटिंग हो रहा है, यानी पसीना काफी चल रहा है। ठीक है, और क्या है, उल्टी लग रहा है। ठीक है, बहुत कमजोरी लग रहा है, सांस फूल रहा है। तो ये सब जो जितना सिम्टम्स है, ये सब जाता है कि अच्छा ये हो सकता है हार्ट का है। उसके अलावा जो चेस्ट पेन का रेडिएशन देखिए कहाँ से कहाँ हो रहा है। अगर चेस्ट पेन टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म, फोर आर्म और
पीछे की तरफ स्कैपुला की तरफ, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला की तरफ चेस्ट पेन जा रहा है, वो सारा चीज डिनोट करता है कि ये जो पेन है ये हमारा कार्डियक ओरिजिन का है। ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं और बोलूंगा, जैसे कि वो कई बार हम लोग देखते हैं डायबिटीज पेशेंट है, तो डायबिटीज पेशेंट में चेस्ट पेन नहीं होता है। लेकिन देखिए अब डायबिटीज पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो डायबिटीज पेशेंट का खास तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। वो कहते हैं चेस्ट डिस्कम्फर्ट, लगता है यहाँ कुछ भारी रखा हुआ है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो पेशेंट अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी कर रहा है, पेशेंट डायबिटीज भी है, उसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है। तो सर ये अभी आप डायबिटीज के बारे में बता रहा है, तो डायबिटीज और उसका जो मतलब कार्डियक अरेस्ट हो, उसका कुछ रिलेशन है? ऑफ कोर्स देखिए, ऐसा देखा आता है कि जो हार्ट अटैक होता है 40% चांसेस, अगर आप डायबिटिक हैं तो 40 to 50% यू आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग दी हार्ट अटैक। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, देयर इज माइक्रो एन्यूरिज्म, माइक्रोवेस्कुलराइजेशन होने लगता है डायबिटिक पेशेंट में। माइक्रोवेस्कुलर यानी जो उनका ब्लड वेसल्स है ना, वो ब्लड वेसल्स का स्टेनोसिस होने लगता है। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड जाना चाहिए वो ब्लड नहीं जाता है, तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स में स्टेनोसिस होने लगता है, यानी ब्लड वेसल्स आपका सकड़ा हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड का फ्लो जो है कम हो जाता है। अब ब्लड का फ्लो काहे कम हो सकता है कि अंदर में ब्लड वेसल्स के एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन रहा है। तो ये जो प्लेक बनता है, इस प्लेक के बनने की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अब जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, सबसे पहले इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया के बाद क्या होता है, इंजुरी होता है, और तब इंफाक्शन होता है, जो मायोकार्डियल इंफाक्शन कहते हैं या जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस्कीमिया होता है। अब देखिए मायोकार्डियम आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम को कम ब्लड पहुंचेगा, इट विल रिफ्लेक्ट एज इस्कीमिया, चेस्ट पेन। ठीक है। इस्कीमिया के बाद क्या होता है, इंजुरी। अगर हार्ट को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, यानी इंजुरी होगा। और उसके बाद क्या होगा, इंफाक्शन होगा, सेल्स का डेथ होगा। जब इंफाक्शन होता है तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया। ठीक है। सर एक 3 टर्म है, जैसे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, और एक और टर्म है हार्ट ब्लॉकेज। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? हाँ अमरीश जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये अक्सर आम इंसान इन तीनों टर्म को लेके सुना तो है, एक आम आदमी ये तीनों टर्म सुनता है, अक्सर बोलता है ब्लॉकेज, लेकिन समझ में उसको नहीं आता है। ठीक है। मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, हार्ट चलना बंद कर दिया। ठीक है। अगर आपने तुरंत सीपीआर करके हार्ट को नहीं चलाया, पेशेंट में डाई। ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट हुआ, इमीडिएटली विदिन 20 सेकेंड्स गो फॉर द सीपीआर कंप्रेशन। ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम 100 कंप्रेशंस, तो कंप्रेशन करना शुरू करिए 1 से 130 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से, और कोशिश करिए हार्ट चलने का। अब कार्डियक अरेस्ट हुआ कि बहुत सारा बीमारी है जिसमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हार्ट अटैक में भी कभी कभी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है। या सीवियर एलवी डिस्फंक्शन है, या ब्लॉकेज है, किसी कार्डियक अरेस्ट का बहुत सारा कारण हो सकता है। ठीक है। और दूसरा है, आपने बोला ब्लॉकेज। देखिए ब्लॉकेज क्यों होता है, ब्लॉकेज होता है हमारा जो हार्ट का 2 मेन ब्लड वेसल्स होता है, एक होता है एलएडी और एक होता है एलसीएक्स। ठीक है। एलएडी जो होता है हमारा सबसे मुख्य आर्टरी होता है एलएडी। ठीक है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो 70% ऑफ द ब्लॉकेज जो होता है वो एलएडी में होता है। ठीक है। 70% ब्लॉकेज। दूसरा होता है एलसीएक्स होता है, उसके अलावा इंफीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी होता है। तो एलएडी मुख्य आर्टरी होता है, मुख्य। अब एलएडी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। आपको एक मैं बताऊंगा, एक प्रोवर्ब है, इट टेक्स 20 years फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक बट द रप्चर ऑफ प्लेक हैपेंस इन ओनली फ्यू सेकेंड्स। प्लेक बनने में, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनने में 20 साल तक लग सकते हैं, लेकिन प्लेक के रप्चर में हार्डली फ्यू सेकेंड्स लगता है। और ये जो प्लेक बना है कि नहीं बना है, आप कैसे समझेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी, विच इज द बेस्ट माइलस्टोन डायग्नोस्टिक टूल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है कि नहीं है, सबसे अच्छा आप एंजियोग्राफी करा के देख लीजिए। ठीक है। अब उसको देखिए 3 तरह का रिजल्ट आता है। एक होता है सिंगल वेसल डिजीज,
एक डबल वेसल डिजीज, एक ट्रिपल वेसल डिजीज। अब देखिए सिंगल वेसल डिजीज में क्या होता है, किसी एक नली में, एक आर्टरी में ब्लॉकेज है। डबल वेसल डिजीज में क्या होता है, दो आर्टरी में ब्लॉकेज है। ट्रिपल वेसल डिजीज में क्या होता है, तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक वेसल में ब्लॉकेज है तो क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट दवा से ठीक हो सकता है। दो आर्टरी में ब्लॉकेज है, उस केस में एंजियोप्लास्टी करना जरूरी होता है। एंजियोप्लास्टी करके उसमें स्टेंट डालिए। ठीक है, और अगर तीनों में ब्लॉकेज है तो फिर बाईपास सर्जरी का सहारा लीजिए। ठीक, तो ये हमारा मुक्ता ब्लॉकेज हुआ। ब्लॉकेज का कारण क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। और तीसरा आपने पूछा एक ब्लॉकेज था, एक हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक। अब देखिए ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज के वजह से जितना ब्लड जाना चाहिए था, आज उतना ब्लड नहीं जा पा रहा है। आपका जो एलईडी है लेफ्ट हैंड, उसमें ब्लॉकेज हो गया, एलईडी में ब्लड नहीं जा पा रहा है। एलईडी के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम में ब्लड नहीं जा रहा है। अब क्या होगा, पहले क्या होगा, इस्कीमिया होगा, दर्द होगा। उसके बाद क्या होगा, मायोकार्डियम का इंजुरी होगा। और तीसरा क्या होगा, इन्फाक्शन होगा, डेथ ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू। इस्कीमिया, इंजुरी, इन्फाक्शन। और जिस दिन इन्फाक्शन वाला स्टेज हो जाएगा, डेथ हो जाएगा मायोकार्डियम टिश्यू का, तब हम कहेंगे नाउ माय पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन टेक्निकल टर्म है, आम बोलचाल के भाषा में हम क्या बोलते हैं इसको, हार्ट अटैक। जी सर, अभी आप बता रहे थे इसके एलएडी और एलसीएक्स के बारे में, तो वो एलएडी और एलसीएक्स जो है वो एक मतलब ब्लड सप्लाई है। हाँ, ब्लड देखिए, ब्लड सप्लाई है ना। हाँ, हार्ट से हार्ट को वो सप्लाई कर रहा है और उसके मतलब बिल्कुल, फंक्शन के लिए वो जैसे उसको भी खाना चाहिए अपना काम करने। देखिए लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी दो तरह का होता है, एक एलएडी होता है, एक एलसीएक्स होता है, और दूसरा होता है राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी भी अलग अलग ब्रांचेज है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एलएडी है। 70% जो हार्ट अटैक होता है वो एलएडी में ब्लॉकेज की वजह से होता है। इसके आप बाईपास सर्जरी के बारे में बता रहे थे, तो मतलब लोग कब मतलब स्विच करते हैं, उससे पहले जो टेस्ट एक एंजियोग्राफी आप बताए थे कि अगर हार्ट में ब्लॉकेज है या कहीं भी कुछ है तो हम लोग एक सिंपल टेस्ट करते हैं एंजियोग्राफी। इसका अप्रोक्स कॉस्ट कितना आता है एंजियोग्राफी? अब देखिए हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। जैसे कि हमारे बिहार में है 10 से 13,000 के बीच में वेरी करता है ना, 10 से 13,000 के बीच में। इतना महंगा ये टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है? मतलब अगर बाईपास सर्जरी कराएं तो हार्ट का सर्जरी वगैरह भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनके कॉस्ट भी ज्यादा होते हैं, तो ये सब इतना कॉस्टली क्यों है? और अदर सर्जरी इतना कॉस्टली नहीं होता है जितना ये कार्डियक का। हम इसमें बताएंगे, देखिए कुछ टेक्निकल चीज आपको समझना होगा। जैसे कि हम लोग एंजियोप्लास्टी कराते हैं, एंजियोप्लास्टी की खर्च आती है 1,80,000 से 2 लाख के बीच में। 10-15 हजार रुपया हॉस्पिटल के हाँ, वो तो डिफरेंस है। अब बोलिएगा सर इतना ज्यादा खर्च क्यों आती है, क्या डॉक्टर साहब इतना पैसा ले रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो स्टेंट आती है वो स्टेंट कहाँ बनती है, कोरियन कंपनी की होती है। अच्छे स्टेंट कोरियन कंपनी के आते हैं। ठीक है, वो स्टेंट में इंपोर्ट टैक्स लगता है, जो बाहर से आ रहा है स्टेंट। ठीक है, वहां का गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, यहाँ आता है फिर टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये जो फॉरेन कंपनी में जो हम फॉरेन से विदेश से हम इस कंपनी को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से आ रहा है हमारे यहाँ। अब इसके वजह से क्या होता है, इसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। अगर हम इसी चीज को अगर अपने देश में बनाएं, अगर हम स्टेंट का प्रोडक्शन अपने देश में शुरू कर दें, डेफिनेटली प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, बाहर से आने की वजह से ये ज्यादा हो जाता है, बाहर से आने की वजह से ज्यादा होता है। ठीक है जी सर। अब एंजियोग्राफी से पहले अगर मुझे डिटेक्ट करना हो कि हार्ट अटैक है या कार्डियक या ब्लॉकेज किसी तरह का है या नहीं, तो उससे पहले कोई टेस्ट नहीं है? मतलब जैसे ईसीजी वगैरह भी होते हैं टेस्ट, तो ईसीजी से फाइंडिंग नहीं आ सकता? देखिए अगर हार्ट अटैक हो गया है तो सबसे जो पहला जो बायोमार्कर होता है वो ईसीजी। जैसा कहा जाता है, एज सुन एज द प्लेक इज रप्चर्ड द फर्स्ट चेंज अपीयर्स इन द ईसीजी। प्लेक ने रप्चर किया, आपके ईसीजी में चेंज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी मार्कर्स है, जैसे इंजाइमेटिक मार्कर्स होते हैं और नॉन इंजाइमेटिक मार्कर्स होते हैं। नॉन इंजाइमेटिक मार्कर्स में ट्रोपोनिन टी बड़ा अच्छा मार्कर है, 4 से 6 घंटा में पॉजिटिव हो जाता है ट्रोपोनिन टी। और ट्रोपोनिन टी जो होता है फुल ब्लोन पिक्चर मिलता है ट्रोपोनिन टी का 12 घंटा में। ठीक है, 15 दिन तक ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव आता है।
दूसरा होता है इंजाइमेटिक मार्कर में अभी एचएस ट्रोपाई है, हाईली सेंसिटिव ट्रोपाई। और इसका सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है एचएस ट्रोपाई का, 1 घंटे में रिजल्ट बता देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन इंजाइमेटिक मार्कर। अब इंजाइमेटिक मार्कर भी हमारे पास है, जैसे कि क्रिएटिनिन काइनेज हो गया, दूसरा एसजीओटी हो गया, दूसरा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जिसका M1 कंपोनेंट हो गया। तो ये सब जो है इंजाइमेटिक मार्कर्स है। तो हमारे पास ईसीजी है, साथ में हमारे पास ईसीजी के अलावा इंजाइमेटिक मार्कर्स है, नॉन इंजाइमेटिक मार्कर्स है, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक हो चुका है। ठीक है, अब हार्ट अटैक में कितना ब्लॉकेज है परसेंटेज वो नहीं परसेंटेज हम नहीं बोल सकते। परसेंटेज के लिए हमें एंजियोग्राफी परसेंटेज के लिए आपको एंजियोग्राफी कराना मस्ट है। ठीक है, नहीं, पेशेंट अक्सर होते हैं ना कि जैसे डॉक्टर पहले तो डॉक्टर लोग ईसीजी करते हैं, फिर वो पेशेंट को सजेस्ट कर उनको जैसे सिम्टम्स उसमें दिखा कि नहीं इसमें कुछ ब्लॉकेज है, इरेगुलर ब्लड टेस्ट किए वही तो इंजाइमेटिक नॉन इंजाइमेटिक हाँ, कर सकते, और फिर उसे एंजियोग्राफी सजेस्ट करते हाँ हैं। उसके बाद एंजियोग्राफी सजेस्ट करते हैं। पेशेंट यहाँ पर ये सोचते हैं ना कि डॉक्टर साहब धीरे धीरे मतलब बढ़ा रहे हैं बिल, ये इसलिए तो बताना जरूरी था मुझे। ट्रीटमेंट मॉडलिटी है ना, पेशेंट को मतलब वो लोग देखिए एक चीज मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा, डिस्ट्रस्ट ऑन द डॉक्टर, डॉक्टर पर विश्वास ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है पेशेंट मोर्टेलिटी का, पेशेंट डेथ होने का। बिलीव ऑन योर डॉक्टर, आप जिस डॉक्टर से इलाज पहले आप उस पर बिलीव करिए। ऐसा सोचिए वो पैसा बना रहा है तो दिस कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब ट्रीटमेंट महंगा है मैं मानता हूं, तो ट्रीटमेंट सस्ता करना हमारे हाथ में नहीं है, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, गवर्नमेंट को अपना पॉलिसी चेंज करना होगा, गवर्नमेंट को अपने कंट्री में प्रोडक्शन करना होगा, तभी तो ट्रीटमेंट सस्ता होगा ना। आपकी बहुत सारी दवाइयां आती हैं बाहर से, रेटिकुलेज बाहर से आती हैं, आपकी स्टेंट सब बाहर से आते हैं, आपका जो एंजियोग्राफी हम लोग कैथलैब का मशीन है वो आता है कोरिया से। हाँ, तो डेफिनेटली तो चीज बाहर फॉरेन कंट्री से आ रहा है, उसको इतना ज्यादा टैक्सेशन है तो महंगा होगा, इम्पोर्ट टैक्स है, इतना गवर्नमेंट का टैक्स है, और फिर वहां से बाई शिप आ रहा है, वो सबका टैक्स लगेगा ना, पैसा अब जाता है प्राइस। सर अगर पूछा जाए कि फाइव मेजर कॉजेज कौन है हार्ट अटैक का जिससे उसको हमें प्रिवेंट करना है? देखिए कॉजेज है, आई ऑलवेज से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, है ना। अगर जो हार्ट अटैक होते हैं जनरली इट अकर्स इन द एज ऑफ 40s में ज्यादातर देखा जाता है कि हार्ट अटैक होने लगा, यानी चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो जो मुख्तलिफ हार्ट अटैक में जैसे पेशेंट्स में देखता हूँ, डायबिटीज पेशेंट में, डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन, अगर डायबिटीज और हाइपरटेंशन का कॉम्बो है और साथ में ओबेसिटी भी है, 80% हाई रिस्क में वो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और साथ में ओबेसिटी। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने का 80% ज्यादा संभावना है। ठीक है, उसके अलावा फूड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे पेशेंट हाई सेचुरेटेड डाइट ले रहे हैं, हाई सेचुरेटेड डाइट है ना, तो उससे फैटी एसिड डाइट ले रहे हैं, तो उसमें हार्ट अटैक होने का बहुत ज्यादा मटन ले रहे हैं, एग्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, है ना, तो फूड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, आरामदायक जिंदगी। मैं ऑलवेज कहता हूं कि एटलीस्ट 35 मिनट्स ऑफ द brisk वॉक पर डे इज वेरी एसेंशियल फॉर एनीवन। 35 मिनट कम से कम रोज चलिए। ठीक है, चलना बहुत जरूरी है फॉर बेटरमेंट ऑफ योर सर्कुलेशन। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज ध्यान देना है, नमक कम खाइए ना, रिस्ट्रिक्ट सोडियम, हाई सोडियम इंटेक डाइट, नमक का इंटेक कम करिए। उसके अलावा चीनी रिस्ट्रिक्ट करिए, चीनी कम से कम खाइए। ठीक है, तो ये दीज आर द ब्राउन शुगर्स, दे आर नॉट शुगर, दे आर द ब्राउन शुगर, दे आर एडिटिव्स। नमक और शुगर दे आर एडिटिव्स, है ना, आप उसको कम करिए। ठीक है, अपना वेट को रेगुलरली मेंटेन करिए। देखिए वेट बहुत बड़ा फैक्टर है, इफ यू आर 10% मोर देन योर नॉर्मल बॉडी वेट, द रिस्क ऑफ हैविंग हाइपरटेंशन इंक्रीजेस बाय 10%। अगर आप 10% ज्यादा है आपके नॉर्मल बॉडी वेट से, तो आपका प्लस 10, अगर आपका बीपी 130 होना चाहिए तो 140 हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो बीपी को कैसे भी आप अपना कंट्रोल करिए। ठीक है ना, तो छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमको ध्यान देना है। तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप पूछिएगा सर क्या खाएं, कैसे हमें बचना चाहिए, है ना, कैसे हार्ट अटैक को हमको कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं हो हमारा। सबसे पहले अपना डाइट को सुधारिए। अब डाइट में क्या खाएं और क्या ना खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंजप्शन को बढ़ाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड वो किस प्रोडक्ट में? हाँ, अब पूछेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड लार्ज अमाउंट में मिलता है। दूसरा
ऐसा चीज मत खाइए जिसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होता है। ये जो ट्रांस फैटी एसिड होता है, जैसे कि आप खाते हैं बटर खाते हैं, है ना, मार्गरेन खाते हैं, ट्रांस फैटी एसिड बड़ा खराब होता है हमारे हार्ट के लिए। तो ट्रांस फैटी एसिड हमें नहीं लेना है, ठीक है। अब लेना क्या है, हमें लेग्यूम लेना है, हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन, लीन प्रोटीन, हाई इंटेक ऑफ लीन प्रोटीन का मतलब वैसे प्रोटीन जिसमें कि प्रोटीन की संख्या काफी ज्यादा है और उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की संख्या और फैट की मात्रा बहुत कम है। जैसे आपका एग्स में क्या होता है कि प्रोटीन की संख्या बहुत ज्यादा है, खासकर आप एग का अगर येलो वाला पोर्शन हटा देते हैं तो एग्स आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लीन प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा मछली खाइए, फिश खाइए, चिकन में चिकन ब्रेस्ट खाइए, ठीक है, बहुत अच्छा फायदा करता है। चिकन इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, ठीक है। सीरियल्स खाइए, सीरियल्स से कोई नुकसान नहीं होता है। व्हीट खाइए, घर का बना हुआ आटा व्हीट खाइए, ठीक है। मैदा को अवॉइड करिए, मैदा मत खाइए, व्हीट खाइए, ठीक है। और हमेशा अपने डाइट में हाई अमाउंट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने डाइट में जोड़िए। उसके अलावा प्रोटीन्स में लेग्यूम्स जोड़िए, सलाद जोड़िए, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपने डाइट को सुधारिए, देखिएगा आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। डायबिटीज पेशेंट में मैंने बोला 80% ज्यादा खतरा हो जाता है डायबिटीज पेशेंट में। अब देखिए डायबिटीज में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने लगता है, और ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है बड़ा खतरनाक चीज होता है। ये जाके आपको एथेरोस्क्लेरोसिस को इन्हांस करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस माने प्लेक फॉर्मेशन को इन्हांस करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो अगर ब्लॉकेज होता है, तो अगर आप डायबिटिक है तो अपने डायबिटीज को कैसे भी कंट्रोल करिए। इंसुलिन लेना हो तो इंसुलिन लीजिए। मैं अपने प्रैक्टिस में देखा हूं, मरीज बोलते हैं दे ऑलवेज से नो टू इंसुलिन। कितने मरीज बोलते हैं कि आदत पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई आदत नहीं पड़ता है। इंसुलिन लीजिए, अपना शुगर को कंट्रोल करिए, आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। जी सर, एक जैसे देखे थे कि जिम में लोग जाते हैं या कोई मतलब रनिंग वगैरह करते हैं तो वो सडन हार्ट अटैक आ जाता है उनको और वो वहीं पे उनका डेथ हो जाता है, तो उसका क्या कारण होता है? देखिए दो चीज होती है, एक होती है मिथ और एक होती है फैक्ट। मुझे से बहुत लोगों ने पूछा कि जिम में गए, वर्कआउट किए और उसका डेथ हो गया। हाँ। अब मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूंगा कि जिम की वजह से डेथ हुआ कि अल्कोहल सिगरेट की वजह से डेथ हुआ। अगर आप उन लोगों का हिस्ट्री लीजिएगा, अगर आप हिस्ट्री लीजिएगा, मोस्ट ऑफ देम आर टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड दे आर चेन स्मोकर्स। अल्कोहल स्मोकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग आप लार्ज अमाउंट में ऑलरेडी कर रहे हैं और साथ में आप जिम भी कर रहे हैं, तो आप जिम को दोष मत दीजिए। आपको पहले से ब्लॉकेज हो रहा है, आपको ब्लॉकेज तो पहले से हो रहा है ना। आप कभी एंजियोग्राफी, आप ये बताइए इंडिया में कितने % लोग होते हैं जो एंजियोग्राफी कराते हैं? शायद 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। जब तक हमको चेस्ट पेन नहीं होता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड एंजियोग्राफी शुड बी रूटीन प्रोसीजर, और व्यक्ति को एंजियोग्राफी कराना चाहिए 6 महीना पे। बट हम लोग को नॉर्मल ना, यही तो होता है ना, हमारा प्लेट बन रहा है, हमारा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेट बन रहा है, हमें पता नहीं है, बन रहा है पता नहीं है। और जिस दिन जाके हम जिम में वेट लिफ्टिंग किए, फोर्सफुल एक्सरसाइज किए जिम में, हमारा प्लेट रप्चर कर गया, हार्ट अटैक आ गया हमें, ठीक है, उसके वजह से डेथ हो रहा है। अगर हम 6 महीना पे जो लोग भी जिम करते हैं, अगर हम उनको एडवाइस देते हैं कि आप 6 महीना पे अपना कराइए, है ना, एंजियोग्राफी कराइए, और अगर आपका कोरोनरी आर्टरीज ठीक है तभी आपको हम जिम में अलाउ करेंगे, आप देखिएगा ऐसा घटना होगा ही नहीं। तो ये जिम की वजह से नहीं हो रहा है। दे आर टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड cigarette smoking. This is the root cause. It is not the gym is the cause. Cigarette smoking and the main उसके कारण है कि स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंकिंग। But we blame the gym. Gym should not be blamed. जी जी। एक क्वेश्चन ये भी है कि मेल और वुमेन दोनों में क्या रेशियो होता है, हार्ट अटैक किस में ज्यादा आने का चांसेस होता है? देखिए इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक इज ऑलवेज मोर इन केस ऑफ मेल एंड इट इज 4:1 अप टू द एज ऑफ 50 years। 50 के बाद क्या होता है, 50-50 हो जाता है, रेशियो सेम हो जाता है। लेकिन 40 साल तक बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इज ए वेरी प्रोटेक्टिव फैक्टर, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन incidence of heart attack is very less in case of female compared to male. It is almost 4:1
अगर 4 मेल को होता है तो 1 फीमेल को होता है, अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो आपने एक एंजियोग्राफी बता दिया, ईसीजी टेस्ट वगैरह और बाईपास, मतलब और भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके मतलब ट्रीटमेंट में और क्या क्या यूज करते हैं? देखिए क्या होता है कि एंजियोग्राफी थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, यानी इंजेक्शन, इन्वेसिव तो नहीं कहूंगा, नॉन इन्वेसिव ही है, लेकिन इंजेक्शन देना पड़ता है तो थोड़ा पेनफुल होता है। इससे भी मरीज भागते हैं कि नहीं हमें एंजियोग्राफी नहीं करवाना है। बहुत सारे मरीज को मैंने देखा है कि हम एंजियोग्राफी नहीं कराएंगे, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक सिटी एंजियो एडवाइस दूंगा। सिटी एंजियो पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, तो अगर आपको एंजियोग्राफी से डर लगता है, सुई से डर लगता है, आप सिटी एंजियो कराइए। सिटी एंजियो में क्या होता है? सिटी एंजियो में भी वही होता है। सिटी एंजियो में भी हम लोग सिटी स्कैन के थ्रू कोरोनरी आर्टरी जितने हैं अंदर के उसका सिटी स्कैन के थ्रू हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं। तो उसमें मतलब कितने परसेंटेज ब्लॉक है वो पता चल जाता है? सिटी स्कैन से सिटी एंजियो भी ऑथेंटिक होता है, बट एज फार एज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज कंसर्न, the accuracy and precision of coronary angiography is more compared to CT angio. It is more reliable. और कोई ऐसा कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जो हार्ट को मतलब बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, जो आप मतलब बताना चाहेंगे, कोई जो लोग को जानना चाहिए नॉर्मली उसको प्रिवेंशन के लिए? देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज में तो मेनली जो हार्ट अटैक होता है, द रूट कॉज ऑफ हार्ट अटैक इज ब्लॉकेज, लेकिन हार्ट अटैक के बाद बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है ना। हार्ट अटैक के बाद मरीज को काफी रिहेबिलिटेशन में समय लगता है। अब आप पूछिएगा सर हार्ट अटैक के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? देखिए हार्ट अटैक के बाद सांस फूलना एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। सांस फूलना, हार्ट कमजोर हो जाता है, और जब हार्ट कमजोर हो जाता है तो जो हार्ट का देखिए नेचुरल पंपिंग, हार्ट पंप करता है ब्लड, जब हार्ट पंप करता है ब्लड तो क्या होता है, बीपी जनरेट होता है। तो आप देखिएगा हार्ट अटैक के बाद क्या होता है, बीपी फॉल करने लगता है। जिस मरीज का हार्ट अटैक के पहले 130/80 बीपी रहता था, अब उसका बीपी घट के 90/70 हो जाता है, ठीक है। दूसरा, हार्ट का चैम्बर जो होता है फैल जाता है। जनरली देखा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसका साइज बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीवियर एलवी डिस्फंक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, जो कि मॉडरेट भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी होता है। और अगर सीवियर एलवी डिस्फंक्शन हो गया है उस केस में क्या होगा, पेशेंट थोड़ा सा चलेगा उसका सांस फूलेगा, ठीक है। टॉयलेट के समय हम लोग बोलते हैं जोर नहीं लगाने को, अगर जोर लगाए टॉयलेट के समय डेथ भी हो सकता है पेशेंट को। एक दवा आती है लैसिक्स, लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान देना है हार्ट अटैक के बाद से कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस को आप ध्यान दीजिए। सारी जिंदगी हार्ट अटैक के बाद एंटी प्लेटलेट दवा खानी पड़ती है, तो पेशेंट हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट के टच में रहिए। जी सर, अगर नॉर्मल है कि कार्डियक अरेस्ट उसको आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो वो क्या इमीडिएट क्या डिसीजन ले सकता है? और एक नॉर्मल जो लोग होते हैं, मतलब आसपास भी लोग होते हैं उनके, तो मतलब वो तो बेहोश हो गया हार्ट अटैक आने के बाद, तो उसके साथ मतलब क्या डिसीजन क्या होना चाहिए? देखिए कार्डियक अरेस्ट का ट्रीटमेंट अलग होता है, हार्ट अटैक का अलग होता है। देखिए कार्डियक अरेस्ट आ गया है और उसके लिए आज के डेट में तो सरकार हमारी बोलती है कि BCLS और ACLS, है ना। आप किसी भी संस्था में दरबान से लेकर सुपर से लेकर हर किसी को BCLS और ACLS कोर्स आना चाहिए। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, अचानक से गिर गया, तो हमें तुरंत CPR इमीडिएट शुरू कर देना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक वो रिवाइव नहीं हो। देखा जाता है कि 20 मिनट तक पेशेंट अगर रिवाइव हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं रिवाइव होता है तब डेथ कर जाता है ना। तो CPR करते रहिए, कम से कम 1 मिनट में 100 से 130 बार पंपिंग करिए, सीने का पंपिंग करिए, जोर से पंपिंग करिए, है ना। तो CPR करके आप पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका कार्डियक अरेस्ट। अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो देखिए हार्ट अटैक हो रहा है, मैंने बताया कि सिम्टम्स है चेस्ट पेन, स्वेटिंग, पेन रेडिएटिंग टू द स्कैपुला एंड दिस लेफ्ट साइड ऑफ द आर्म। तो अगर ECG में भी चेंजेस आपका मिल रहा है, साथ में आपका एंजाइटी टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, तो वो सारे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस केस में लोडिंग डोज देंगे। लोडिंग डोज, अब लोडिंग डोज में क्या देना है हम लोग को कि पहले हम लोग 4 टैबलेट लेंगे इकोस्प्रिन का, 75 मिलीग्राम का 4 टैबलेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लोपिटेप का 4 टैबलेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग स्टोरवास्टेटिन का 40 का 2 टैबलेट लेंगे, और जिसको हम लोग कहते हैं लोडिंग डोज, और साथ में एक पेंटोप्राजोल का टैबलेट देके इतना प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देंगे। उसके बाद किसी कार्डियक फिजिशियन के पास या कार्डियक सर्जन के पास हम लोग भेजेंगे।
ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट रेफर करता था। रेफर करेगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हम लोग रेफर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है ये हार्ट अटैक? कोलेस्ट्रॉल जो प्लेक फॉर्मेशन होता है वो तो कोलेस्ट्रॉल के वजह से ही होता है। जहां भी प्लेट बनेगा उसके लिए कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है, बिना कोलेस्ट्रॉल के तो प्लेट बनेगा नहीं। एंजियोप्लास्टी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, अब देखिए हार्ट अटैक में हम लोग को होता है कि एंजियोग्राफी प्लस माइनस रिवेस्कुलराइजेशन। ये जो रिवेस्कुलराइजेशन होता है, नली खोलने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग कहते हैं एंजियोप्लास्टी। ठीक है, अब एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि हमको स्टेंट डालना पड़ता है। स्टेंट क्या चीज का होता है, मतलब वो जो बना होता है? स्टेंट देखिए, स्टेंट क्या होता है, एक तरह का हिंदी में बोला जाए तो स्टेंट जाली होता है। अच्छा, हाँ, जो ब्लड को मतलब सप्लाई करे। जहां पे आपका नली ब्लॉक हो गया है, पहले तो बैलून से उसको सफाई किया जाता है और उसके बाद जाली को घुला के ब्लड सर्कुलेशन को क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको स्टेंट कहा जाता है। जरूरत होता है तो 2 स्टेंट भी लगाना पड़ता है, कभी कभी 3 स्टेंट भी लगाना पड़ता है। ये कितना ब्लॉकेज है इस हिसाब से देखा जाता है। और एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, वो कब रेफर करते हैं? देखिए, किसी मरीज को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी भी मरीज को चलने में चेस्ट पेन हो रहा है, सीढ़ी पे चढ़ने में चेस्ट पेन हो रहा है, तो ट्रेडमिल टेस्ट बड़ा जरूरी चीज होता है, इसको टीएमटी कहते हैं। हाँ, जैसे आपने बोला कि एंजियोग्राफी थोड़ा सा महंगा चीज है, 10 से 12 हजार रुपया लगता है, लेकिन इससे श्योर शॉर्ट पता चल जाता है। टीएमटी में 2000 रुपये के आसपास खर्च आता है। अगर टीएमटी में दौड़ने को बोला जाता है, एक खास फ्रीक्वेंसी में दौड़ने को, अगर दौड़ते वक्त पेशेंट को पहले चलते वक्त पेशेंट को दर्द हो रहा है या दौड़ते वक्त दर्द हो रहा है, तो दिस इज सजेस्टेड दैट देयर कैन बी ए ब्लॉकेज। ठीक है, अब आपका चलने में दर्द हो रहा है, आप एंजियोग्राफी कराइए और आप देखिए कितना ब्लॉकेज आपको ये दे सकता है ना। इट इज नॉट ए कंफर्मेटरी बट इट इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे हम लोग कैसे नॉर्मली पता कर सकते हैं कि मेरा हार्ट अभी हेल्दी है, मतलब हाँ, सबसे अच्छा है कि आप एक अपना टीएमटी करा कर देखिए, ट्रेडमिल टेस्ट। अगर ट्रेडमिल टेस्ट में 10 मिनट तक दौड़ा कर देखा जाता है, अगर आपको चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, आपका हार्ट हेल्दी है, ईसीजी भी नॉर्मल है, टीएमटी भी नॉर्मल है, इको भी नॉर्मल, 3 टेस्ट करा कर देखिए, ईसीजी, इको, टीएमटी, और उसके अलावा जितना कार्डियक एंजाइम्स होते हैं सब नॉर्मल है, देन यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई घबराने की बात नहीं। और कोई आप ऐसे ओनली 3 फूड सजेस्ट कीजिए जो मेनली हार्ट के लिए वो हेल्दी हो। हाँ, सबसे अच्छा रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में से, है ना, हाई इनटेक ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस। हाँ, दूसरा होता है, एक फूड आती है एवोगाड्रो। एवोगाड्रो जो होता है बहुत अच्छा फूड होता है, एलडीएल को कम करता है। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए जिसमें रिच सोर्स होता है विटामिन ई का। तो ये 3 काम करिए, अच्छा रहेगा आपका हार्ट के लिए। उसके अलावा आप नट्स भी ले सकते हैं, बीन्स भी ले सकते हैं, ये भी हार्ट के लिए अच्छा होता है। हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कुछ मिथ्स बता सकते हैं जो पेशेंट्स में, लोगों में फैला हुआ हो? देखिए, मिथ और फैक्ट होता है, हार्ट के लिए बहुत सारा लोगों में होता है कि हार्ट अटैक हो गया तो नहीं बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हार्ट अटैक के बाद देखिए टाइमली हॉस्पिटल में आप पहुंचिए और एंजियोग्राफी और जरूरत पड़े तो एंजियोप्लास्टी कराइए, इससे 90% सर्वाइवल रेट है। एंजियोग्राफी प्लस एंजियोप्लास्टी कराने से 90% सर्वाइवल रेट है ना। अगर आपने टाइमली करा लिया तो आपको बचने का 90% चांसेस है। जितना लेट से आप हॉस्पिटल जाइएगा उतना ज्यादा चांसेस है डेथ होने का। तो लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, इसको कैसे बैलेंस में? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर तो उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है उससे ब्रेन हेमरेज होने का, खासकर अगर 200 से ऊपर जा रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उससे ब्रेन हेमरेज होने का बहुत हाई रिस्क रहता है। तो उसको मैनेज करिए, हाई दवा खाइए, उसके लिए एस इनहिबिटर है, एआरबी है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, बहुत सारी दवाएं हैं, आइसोलाजिन है। कुछ भी दवा खा के अपना ब्लड प्रेशर को अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए और दवा कंट्रोल करिए, जरूरी है, तो फिर उससे स्ट्रोक होने का बहुत खतरा रहता है। जी सर, एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को कैसे मतलब पेशेंट चूज कर सकता है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बेस्ट है और हमें उससे ही ट्रीटमेंट करानी चाहिए? कार्डियोलॉजिस्ट तो सब अच्छे होते हैं, बस देखना चाहिए कि प्रॉपर डिग्री हो। जैसे कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, डीएनबी कार्डियोलॉजी होना चाहिए एमडी मेडिसिन के बाद, या डीएनबी या डीएम कार्डियोलॉजी होना चाहिए एमडी मेडिसिन करने के बाद, है ना। और प्राय तो सभी अच्छे ही होते हैं, है ना। आपका क्या डूज और डोंट होता है, मतलब डेली लाइफ का?
हाँ, हम लोग का तो है भाई, बड़ा हैक्टिक शेड्यूल रहता है। होल डे पेशेंट देखना, नाइट में भी कोरोनरी केयर, सीसीयू देखना, हाँ। सीसीयू संभालना। हाँ, आप खुद को भी ध्यान देना। लेकिन सब चल रहा है ना? ओके, थैंक यू सर। हाँ, स्ट्रेस मत लीजिए, हम तो यही बोलते हैं, बी हैप्पी, डोंट टेक द स्ट्रेस। स्ट्रेस से डायबिटीज होगा, डायबिटीज आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रिसिपिटेट करेगा, है ना? स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए। ऑलवेज अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये दो चीज जो है ना, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, ये तीन चीज सबसे पहले कल्प्रिट्स है। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, ये तीन से हमेशा बच के रहिए। देखिएगा, ना तो आपको डायबिटीज होगा, ना आपको हार्ट अटैक होगा। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो